आधुनिक बिहार आज हम लोग करते हैं। फर्रुखसियर के शासनकाल की बात करें, कब से कब तक फर्रुखसियर की शासन रहे? 1319 ठीक है, बिल्कुल 1713 से 1713। लेके 1719। ठीक है, 1713 से लेके 1719 ईस्वी में बिहार के सूबेदार के रूप में शाहजादा मिर्जा अहमद को नाम मात्र के अधिकार दिए गए। ठीक है, किसे दिए गए नाम मात्र के अधिकार? शाहजादा मिर्जा अहमद को। ठीक है, और बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। सहाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलवर्दी खान को उप नवाब या नायब नाजिम नियुक्त किया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें फर्रुखसियर का शासनकाल की बात करें, 1713 से लेकर 1719 तक रहेगा। ठीक है, और फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसने पटना में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। ठीक अभिषेक है, कर गया था। बिल्कुल ठीक है। बिहार के सूबेदार के रूप में शहजादा मिर्जा अहमद को नाम मात्र का अधिकार दिया और बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासक चलाने के लिए उसने मतलब एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था नवाब अलवर्दी खान, और उसको क्या बनाया? उप दीवान बनाया। ठीक है, नवाब अलवर्दी खान को उप दीवान किसने बनाया? तो नाजिम शुजाउद्दीन ने। ठीक है, मार्च 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंश को हराया। ठीक है, वही सरफराज खान जो था उसको पराजित करता है। ठीक है, तो शुजाउद्दीन का जो उसका पुत्र ही था एक्चुअली में। ठीक है, अलवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया और 1740 उसने शुजाउद्दीन के नहीं था, मुर्शिद कुली खान का वंश था, मिस्टेक। ठीक है, शुजाउद्दीन के राजवंश को हराया और 1740 में उसने मुर्शिद कुली खान के वंशज सरफराज खान को विस्थापित करके बंगाल पर भी प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। ठीक है, तो 1740 में आपकी कौन सी युद्ध होती है? गिरिया की युद्ध होती है। ठीक है, और यहाँ पे शुजाउद्दीन के वंशजों को हराने के बाद और साथ में सरफराज खान को हराने के बाद मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के सत्ता पे किसका अधिकार हो जाएगा? अलवर्दी खान का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात में अलवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उप नवाब बनाया। किसे बनाया? सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके नाती था एक्चुअली में, क्या नाम था? सिराजुद्दौला को कोई पुत्र नहीं था, सॉरी क्या नाम है इसका? अलवर्दी खान को कोई पुत्र नहीं था, बेटियां थी, 3 बेटी थी, उसमें से एक सिराजुद्दौला भी था जो कि नाती था। ठीक है, तो उसको बिहार का नाम मात्र का उप दीवान बना दिया। सिराजुद्दौला द्वारा अलवर्दी खान के खिलाफ किया गया विद्रोह वहां के तत्कालीन दीवान राजा जानकी राम के द्वारा विफल कर दिया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने विद्रोह भी किया था अपने नाना के खिलाफ, लेकिन वहां का तत्कालीन दीवान राजा का नाम क्या था? जानकी राम। क्या नाम था? जानकी राम। जानकी राम ने उसे क्या किया? तो जानकी राम ने उसे क्या कर दिया? विफल कर दिया। क्या कर दिया? विफल कर दिया। ठीक है, बीच में मत बोलिए। ठीक है, जब पूछेंगे तब बोलिएगा। ठीक है, अलवर्दी खान को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अलवर्दी खान को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, राजा जानकी रमन के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था। क्या नाम याद रखिए, क्या नाम है यहाँ पे? राम नारायण। अलवर्दी खान की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु होती है और 1756 में ही सिराजुद्दौला जो होता है बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनता है? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कब बनेगा? 1756 में बनेगा, अपने नाना की मृत्यु के पश्चात क्या होता है? बंगाल का वो नवाब बनता है। लेकिन जब वो नवाब बनता है तो उस समय जो परिस्थिति जो होती है उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं होता परिस्थिति। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे मतलब क्या होते हैं? शत्रु होते। क्या होते हैं? बहुत सारे उसके क्या होते हैं? शत्रु होते। उसके शत्रु या फिर उनके प्रतिद्वंदी या फिर उसके विरोधी कौन कौन है, तो उनमें जरा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला था नवाब पूर्णिया के नवाब शौकत जंग। क्या नाम था उसका? पूर्णिया के नवाब का नाम क्या था? शौकत जंग था, जो कि उसका चचेरा भाई था। सिराज की मौसी थी घसीटी बेगम। ठीक है, क्या नाम था? बोले ना, मतलब उसकी माँ जो थी 3 बहन थी, उसमें से मौसी का नाम था घसीटी बेगम। वह भी मतलब इसकी क्या थी? विरोधी थी। उसका सेनापति जो था मीर जाफर। मीर जाफर की बात करें, अलवर्दी खान जो था, अलवर्दी का दामाद था मीर जाफर। वो अपने आप को ज्यादा मतलब उपयुक्त मानता था। ये सबके सब जो थे उसके क्या थे? शत्रु थे। ठीक है, तो शौकत जंग का नाम ध्यान में रखिएगा, घसीटी बेगम और मीर जाफर सबके सब मतलब क्या थे? सिराजुद्दौला का मतलब क्या थे? विरोधी थे। बात करेंगे अलवर्दी का दामाद था मीर जाफर। अपने विद्रोहियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तथा मीर जाफर के स्थान पर मीर बदान को सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, तो मीर बदान जो था कश्मीरी था एक, ठीक है, उसको सेनापति नियुक्त किया गया। ठीक है, किसके जगह पे?
मीर जाफर की जगह पे मीर मदान की। अब यहाँ पे शौकत की लड़ाई होती है। शौकत कौन था? तो सिराजुद्दौला का क्या था? चचेरा भाई था, ठीक है, कजन ब्रदर था, उससे लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? मनिहारी की लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। शौकत जंग जो कहाँ का नवाब था? शौकत जंग कहाँ का मतलब नवाब था? पूर्णिया का नवाब था। कहाँ का नवाब था? पूर्णिया का नवाब था, याद रखिएगा, ठीक है। मनिहारी की लड़ाई कब होती है? मनिहारी की लड़ाई तो 1756 में मनिहारी की लड़ाई होती है, ठीक है। और इस युद्ध में मतलब क्या होता है? सिराज ने शौकत को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी, ठीक है। और यहाँ पे घासीटी बेगम को तो ऑलरेडी बंदी बना चुका है, तो दो शत्रु का कहानी समाप्त हुआ। लेकिन सिचुएशन जो होती है फेवर में नहीं होता, सब लोग फिर से प्लान करते हैं, स्पेशली प्लान मीर जाफर करता है, बेटी से जाके मिल जाता है, आप लोग को पता ही है। और इसी के दौरान 23 जून 1757 को स्मॉल तारीख इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्मॉल तारीख भी इंपॉर्टेंट है। तारीख क्या है? 23 जून की तारीख है। और बात करेंगे समय की, बात करेंगे कौन सा है, ठीक है, 1757। प्लासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सिराजदौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में ऐतिहासिक लड़ाई हुआ, जिस लड़ाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्लासी की बात करें, मुर्शिदाबाद में पड़ता है। भागीरथी नदी के किनारे पर यह लड़ाई हुई। किस नदी के किनारे पर वो लड़ाई? भागीरथी नदी। कौन सा? भागीरथी नदी, ठीक है। प्लासी क्यों कहते हैं इस मैदान को? प्लासी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लास की पेड़ों की संख्या बहुत थी, इसलिए प्लास की वजह से मतलब इसका नाम क्या पड़ा? प्लासी पड़ा, ठीक है। सिराजदौला की हार बुरी तरीके से होती है। सिराजदौला बहुत ही बुरी तरीके से पराजित होता है, क्योंकि इसकी एक सेना का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है मीर जाफर के नेतृत्व में बाहर हो जाता है, ठीक है। अगर पूछा कंपनी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कंपनी सेना का नेतृत्व जो था लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? क्लाइव, ठीक है, नाम इंपोर्टेंट है। कौन कर रहा था? अगर मुझे कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो क्लाइव किस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, ठीक है। अब होता प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उनके साथ पटना आया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लासी की लड़ाई में सिराजदौला क्या होगा? हटेगा, और उसके जगह पे मतलब नवाब कौन आएगा? तो नवाब आपको उसके जगह पे कौन आएगा? तो ध्यान रखें, मीर जाफर आएगा। कौन आएगा? मीर जाफर आएगा। और यहाँ पे मीर जाफर का पुत्र का नाम मीरन था, ठीक है। कौन था? मीरन था। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र की बात करेंगे मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, ठीक है। लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था। और यही मीरन, ठीक है, यही मीरन जो था, ठीक है, क्या होता है? मीरन ने मतलब हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? सिराजदौला की हत्या मीरन ने करवा दी या फिर कर दी, ठीक है। उसको उप नवाब नियुक्त किया गया था, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजिम किसके पास थी? राजा नामनारायण के पास थी। किसके थी? राजा राम नारायण के पास वास्तविक सत्ता थी। इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने दो उप दीवान नियुक्त किए। इसमें बंगाल के लिए किसे बनाया गया? पूछता है एग्जाम में, नाम याद कर लीजिए, मोहम्मद राजा खान। बंगाल के लिए कौन था उप दीवान कौन था? मोहम्मद रजा खान। अब बिहार के लिए कौन था? तो बिहार के लिए कौन था? सिताब राय। बिहार के लिए कौन था? सिताब भाई। सिताब राय था, ठीक है। ये सारा सिचुएशन चल ही रहा था, तो उधर मुगल भी काफी अधिक परेशान थे। तो एक मुगल शासक का नाम अली गौहर है, जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। अली गौहर किसका नाम है? किस मुगल शासक का नाम है अली गौहर? तो बिल्कुल आलम शाह आलम द्वितीय। द्वितीय का नाम है। अली गौहर के नाम से हम लोग शाह आलम द्वितीय को जानते हैं। उसने क्या किया? पटना को घेरा डाल दिया, ठीक है। कब पटना पे उसने हमला किया? 1760 में। लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया, ठीक है। 1760 में अली गौहर या फिर शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे, तो पटना पे घेरा गया, उसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था? ठीक है, क्या ना, कैप्टन नॉक्स। क्या ना, कैप्टन नॉक्स से उसकी लड़ाई होती है। इसमें शाह आलम द्वितीय जो था पराजित होता है, और सीधे भागकर कहाँ जाएगा? सीधे अवध चला जाएगा, ठीक है। किसके पास? शुजाउद्दौला दौला के पास, ठीक है। तो कौन नेतृत्व कर रहा था? पटना का युद्ध का नेतृत्व किसने किया? इसमें अली गौहर को पराजित हाथ लगी। कैप्टन नॉक्स। किसने किया? कैप्टन नॉक्स, ठीक है। अली गौहर का बिहार अभियान 1765 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। कब होता? अली गौहर का बिहार अभियान 1765 ईस्वी में समाप्त हुआ। मुगल सम्राट मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों को सहयोग किया। तो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की बात की, उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद अली गौहर ने दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए किसका सहयोग लिया? औरंगजेब का, ठीक है। समझ रहे हैं ना? आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद क्या होता है?
यहाँ पे दिल्ली के सिंहासन के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक होता है, ठीक है। अली गौहर का राज्याभिषेक किस कहाँ पे होता है? पटना ठीक है, शाह आलम द्वितीय जिसको कहते हैं कहाँ पे होता है? पटना में होता है। कहाँ पे होता है? पटना में, ठीक है। तो पटना में इससे पहले किसका अभिषेक हुआ था? फर्रुख सियर का, ठीक है। फर्रुख सियर अली का। गौहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अली गौहर का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के बाद, ठीक है, शाह आलम द्वितीय आएगा, ठीक है, ध्यान रखें। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अली गौहर के नाम से जानते हैं। 1760 में मीर जाफर के स्थान पे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। क्योंकि मीर जाफर से नहीं बन रहे थे ब्रिटिश को, तो फिर उसको हटा दिया जाता 1760 में, और उसके दामाद होता है मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बनाया। नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को कहा मुर्शिदाबाद से कहाँ हटा कर ले गया? मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को उठाकर कहाँ ले गया था? मुंगेर ले गया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनके कामों में बहुत अधिक क्या कर रहा था? हस्तक्षेप कर रहा था, इसलिए अपनी राजधानी परिवर्तन उसने कर लिया। और ये मीर कासिम के, ठीक है, मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर कंपनी ने उसे नवाब के पद से क्या किया? हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम पटना पहुंचा था, और लखनऊ में अवध नवाब, ठीक है, सिराजउद्दौला और भागोरे, जो कि 1760 में भाग गया था, भगोरे बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलकर बक्सर की युद्ध की तैयारी की, ठीक है। कौन सी युद्ध की तैयारी की? बक्सर की युद्ध की तैयारी की। क्योंकि अली गौहर जो था, शाह आलम द्वितीय, वो भी भागा हुआ था, उसके बाद मुगल शासक कौन बना दिया? अली गौहर को बना दिया गया था, आलमगीर द्वितीय को बना दिया था। इसने किसने सपोर्ट किया था? तो इसमें ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था। ऑलरेडी शाह आलम द्वितीय भागा हुआ था, तो इधर शाह आलम द्वितीय मिल गया, हाँ, इधर से मिल गया, मीर कासिम मिल गया, और सबके दोनों के दोनों कहाँ पहुंचे? तो दोनों को दोनों कहाँ पे पहुंचे? ठीक है, अवध पहुंचे, सिराजउद्दौला के पास पहुंचे, और उन्होंने प्लान बनाया। तो तीनों तीनों की संयुक्त सेना क्यों ना मिलकर, मतलब ब्रिटिश पे, मतलब क्या किया जाए? क्या किया जाए? उस पर हमला किया जाए, ठीक है। इसी को युद्ध का, इस तीनों ने मिलकर जिस युद्ध को जो तैयारी की, उसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? बक्सर का युद्ध। बक्सर का ये 1764 में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम भी था। अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध और नवाब सिराजउद्दौला। अवध का नवाब सिराजउद्दौला, इधर मीर कासिम, जो कि कुछ दिन पहले ब्रिटिश की सहायता से नवाब बना था, लेकिन अब ब्रिटिश का विरोधी हो गया था। इधर भगोरे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने मुठभेड़ बक्सर में हुई, जो इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वहां पे 1757 में ब्रिटिश नेतृत्व किसके पास था? क्लाइव के पास था। यहाँ पर नेतृत्व किसके पास आएगा? तो हेक्टर मुंडो के पास आएगा। इसके पास नेतृत्व कौन करेंगे? नेतृत्व कौन कर रहे होंगे, तो क्या बताएंगे? हेक्टर मुंडे, ठीक है। कौन करेंगे नेतृत्व? तो नेतृत्व किसके पास था? हेक्टर मुंडे के पास था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हेक्टर मुंडो जो नेतृत्व कर रहा था, बहुत ही मतलब प्रशिक्षित है, बहुत ही मतलब अनुभवी मतलब व्यक्ति था। उसने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को मतलब क्या किया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? तीनों सेना का, ठीक है, तीनों शासकों का जो संयुक्त सेना था, तो तीनों का मतलब उसने क्या किया? पराजित कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये। एक मिनट। बक्सर के युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूली के अधिकार किसे दे दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। अब बक्सर का युद्ध के बाद एक तरह से देखेंगे, अंग्रेजों के हाथों में क्या हो गया? लड्डू हाथ लगा, सारा अधिकार उसके पास आ गया। बिहार और बंगाल जो था उस समय सबसे ढानतदेह इलाका था, सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति वहां से होती थी। दोनों का दोनों क्षेत्र जो था इनके अधीन हो गया। दो संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, एक 12 को होती है, एक 16 को होती है। बक्सर के युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का, ठीक है, उसमें उड़ीसा भी था, में दीवानी का मतलब क्या? लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। और रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, क्लाइव ने 1765 में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन, जिसको डायरकी कहते हैं, उसको लागू किया। कब लागू होगा? बिहार और बंगाल में डायरकी कब लागू हुआ? 1765 में लागू हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्या होता था द्वैध शासन? तो द्वैध शासन जो होता था, ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश के द्वारा कुछ प्रशासन को चलाया गया, कुछ प्रशासन चलाने के लिए नवाब को बोला गया, ऐसे तुम चलाओ, ठीक है। अब नवाब कौन सा प्रशासन चला? घरेलू मामले को नवाब देखेंगे, देख रेख करना, साफ सफाई, इन सब का मतलब टोटल प्रशासन का जिम्मे किस, घरेलू मामले किसके अधीन होंगे? ठीक है, ब्रिटिश के अधीन होगा। जो भी मतलब बाहर का मामला होगा, करेंसी जो होगा, ठीक है, सूचना होगा, तो जो भी होगा सबके सब किसके पास होंगे? तो ब्रिटिश के पास होंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो गए, सेना हो गया, ये सब
इस तरीके से डायरकी की शुरुआत की गई, कहाँ पे की गई? बंगाल में की गई, द्वैत शासन 1765 में। कार्टिस की बात करेंगे, सर लियोनिल लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम डायरकी है। ठीक है, कार्टिस ने पुस्तक लिखी जिसका नाम ही है डायरकी है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग द्वैत शासन होता है, उसी के आधार पर इसको जाना जाता है। इस समय बिहार का प्रशासक की बात करेंगे, बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद अजीम खान कौन संभाल रहा था? बिहार का प्रशासन कौन संभाल रहा था? मिर्जा मोहम्मद मिर्जा कजीम मोहम्मद खान अजीम। संभाल रहा था, जो कि मीर जाफर का भाई था। तथा उसकी सहायता के लिए एक सूबेदार को नियुक्त किया गया जिसका नाम था धीरज नारायण, जो कि राजा राम नारायण का भाई था। ठीक है, क्लाइव से फिर इसकी नहीं बनती है। क्लाइव ने 1765 में कजीम खान को पद से हटा करके धीरज नारायण को मतलब क्या किया? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजा नामरायण और सीताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में से एक थे। क्या नाम था इनका? सीताब राय या फिर राजा रामनारायण। राजा रामनारायण का भाई जो था धीरज नारायण जो था, से बक्सर के युद्ध के बाद इसको बिहार का सूबेदार बनाया जाता। ठीक है, पटना में स्थित अंग्रेजों के फैक्ट्री का व्यापारी केंद्र का मुख्य अधिकारी कई बार एग्जाम में पूछा, उसका नाम क्या था? मिडल्टन नाम था। ठीक है, जो भी फैक्ट्रियां जो होती उसको संभालने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी होते थे, फैक्ट्री को संभालने के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी जो फैक्ट्री को संभाल रहा था उनका नाम क्या था? मिडल्टन। क्या नाम था इनका? मिडल्टन उसका नाम था। धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में नियुक्त किया गया। धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। अब फिर से क्या होता है? धीरज नारायण को 1767 में हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान नियुक्त बनाया गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पे मिडल्टन को भी फैक्ट्री का जो अधिकारी जो था मिडल्टन, उसको चेंज किया जाता है और थॉमस रमोल्ड को मतलब पटना का फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें होगी। उसके बाद हम देखते हैं बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस प्रकार से होता है। उससे पहले हम सबको रिवीजन करवाते हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए, बिहार में बात करें, फारूक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1713 से 1719 तक। ठीक है, तो ध्यान रखिए कब से कब तक रहा, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, 13 से लेकर 19 तक रहा, इनका शासनकाल रहा। ध्यान में आपको रखना है। जब जब बिहार में जब अपना प्रशासन चला रहा था तो किस व्यक्ति को बिहार का सूबेदार के तौर पे नियुक्त किया? मिर्जा अहमद। ठीक है, किसे किया? तो ध्यान रखें, मिर्जा अहमद को नियुक्त किया, मिर्जा अहमद ने। ठीक है, मिर्जा अहमद की बात करेंगे। और बंगाल में किसका उसका सहायक नियुक्त किया? ठीक है, तो मिर्जा अहमद को नाम मात्र का अधिकार दिया और बंगाल में ठीक है नाजिम सुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया। और सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए किस व्यक्ति को उप दीवान नियुक्त किया? उप नवाब कह लीजिए। ठीक है, किसे किया? अलवर्दी खान को नियुक्त किया। ठीक है, और गिरिया की युद्ध कब होती है? गिरिया की युद्ध क्या बताएंगे? 1740। ठीक है, गिरिया के युद्ध की बात करेंगे तो गिरिया के युद्ध कब होता है? तो 1740 में क्या होता है? गिरिया का युद्ध होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो 1740 में क्या होता है? गिरिया का युद्ध होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे, क्या चीज चल रही थी। तो बिहार प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का अलवर्दी खान ने अपने पोते ठीक है किसको नाम मात्र का बिहार का उप दीवान बना दिया? सिराजुद्दौला को। किसे? सिराजुद्दौला को। ठीक है, चलिए, सिराजुद्दौला ने अपने नाना के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया था, लेकिन वहां के तत्कालीन राजा का नाम बताइए जिन्होंने उस विद्रोह को विफल कर दिया। क्या बताएंगे? जानकी राम। बिल्कुल, क्या नाम था? तो ध्यान रखें, उनका नाम की बात करेंगे, जानकी राम था। क्या नाम था? जानकी राम जो था उसका नाम था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जानकी क्या नाम था? जानकी रमन। ठीक है, अब बात, हाँ जानकी राम, सॉरी। राजा जानकी रमन के पश्चात ठीक है किसको बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया? राम नारायण। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों और विरोधी में प्रमुख कौन कौन व्यक्ति थे? शौकतगंज, घसीटी बेगम और मीर जाफर। बिल्कुल, शौकत जंग का नाम ध्यान में रखिएगा, घसीटी बेगम का नाम ध्यान में रखिएगा और साथ में मीर जाफर का। ठीक है, उसकी मौसी इनमें से कौन थी? घसीटी बेगम। बिल्कुल, घसीटी बेगम की बात करेंगे तो उसकी मौसी थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, मीर जाफर के स्थान पर उसने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? मीर बदान को अपना सेनापति नियुक्त किया। ये व्यक्ति जो था काफी अधिक मतलब अगर बात करेंगे तो क्या था, तो ये काफी मतलब होता है ना, कोई
गद्दार निकल जाता, उतना ही वफादार था। ये व्यक्ति युद्ध भूमि में मारा जाता लेकिन पीछे नहीं हटता, ठीक है। तो जहां मीर जाफर को बहुत बड़ा गद्दार कह सकते हैं, उसे इसको वफादारी के साथ ये कह सकते हैं। ये टिका हुआ रहा अंतिम अंतिम तक, मतलब क्या रहा, मीर मदान जो था टिका हुआ रहा किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है। प्लासी के युग में। शौकतगंज जो था उसका एक शत्रु था, ठीक है, चचेरा भाई ही था। उसको मतलब एक युद्ध हुआ उसके साथ, उस युद्ध में उसको पराजित किया। कौन सा युद्ध था, मनिहारी, क्या बोलते हैं उसको, मनिहारी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। कौन सा युद्ध कहते हैं, मनिहारी के युद्ध में शौकत को पराजित किया था। उसके बाद प्लासी की लड़ाई होती है। स्मॉल डेट क्या है प्लासी की लड़ाई की, 23 जून। बिल्कुल 23 जून की बात करेंगे, प्लासी की लड़ाई होती है, ठीक है। प्लासी नामक स्थान पे बंगाल के नवाब सिराजदौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेना के बीच ऐतिहासिक प्लासी की लड़ाई हुई, ठीक है। किस नदी के किनारे में लड़ाई हुई थी, क्या बताएंगे, भागीरथी नदी के किनारे में। इस लड़ाई में अगर बात करेंगे, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, ठीक है। प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किस व्यक्ति को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया, देख रही है, पूछ क्या रहा है, दीवान पूछे कि उप दीवान, बस देख देख के आंसर बोलना है। राजा सिताब राय। किसे नियुक्त किया गया था, मीरन को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे किया था, मीर जाफर के पुत्र मीरन को उप दीवान या फिर उप नवाब कहिए, ठीक है, दीवान नवाब वही था। और अगर पूछेंगे नवाब दीवान किसे नियुक्त किया था, तो दीवान हो जाएगा कौन, सिताब राय। मतलब नवाब किसे नियुक्त किया था, नवाब मुख्य रूप से तो मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर। मीर जाफर का पुत्र का नाम कौन था, मीरन था। मीरन ने किसकी हत्या की थी, सिराजुद्दौला की, ठीक है। सिराजुद्दौला। अब पटना में ही शायद सिराजुद्दौला मतलब मारा गया था, पटना में उसकी हत्या हुई थी। के बाद बिहार में 2 उप दीवान नियुक्त किए गए, ठीक है। 2 उप दीवान नियुक्त किए, इसमें 2 उप दीवान जो थे, एक बंगाल के लिए बना, एक बिहार के लिए बना। बंगाल के लिए कौन था और बिहार के लिए कौन था, मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान रजा बंगाल खान के लिए, और बिहार के लिए बिहार के सिताब राय। अली गौहर की बात करेंगे, जिसको शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं, ठीक है। पटना पे कब हमला किया, 1760। दिया कैप्टन नॉक्स ने, क्या नाम है, कैप्टन नॉक्स ने, ठीक है। तो अली गौहर तो भाग गया। उसके बाद ब्रिटिश सेना कौन बने, ब्रिटिश की सहायता से बनने वाला मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय, ठीक है, आलू गौहर, ठीक है। आलू गौहर को कौन बोलता है, आलिमगढ़ द्वितीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की बात करें 1765 में बिहार अभियान समाप्त होता है। अब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए किसका लिया, अंग्रेजों का सहयोग, मतलब क्या होता है, लेता है, ठीक है। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक होता है, ठीक है। किसका होता है, पटना में, ठीक है। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक होता है, मतलब शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये राज्याभिषेक की बात करेंगे, इससे पहले किसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, 1713। ठीक है। तो मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, मीर कासिम। किसे बनाया गया, मीर जाफर। वापस फिर से मीर जाफर को बनाया गया, ठीक है। बात करेंगे, मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त होने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके कहाँ ले गया, मुंगेर। ठीक है। मुंगेर में कौन सा फैक्ट्री खोला, ठीक है, आम के बगीचा खोला या फिर मतलब हथियार की फैक्ट्री, हथियार फैक्ट्री उसने स्थापित की थी। अपनी सेना को भी क्या किया था, यूरोपीय पद्धति से संगठित किया था, ठीक है। चलिए बात करेंगे, मीर कासिम के स्वतंत्र आसन से प्रसन्न होकर कंपनी ने उसे नवाब से हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम पटना पहुंचा तथा लखनऊ में अवध नवाब सिराजदौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलकर बक्सर की युद्ध की तैयारी की, ठीक है। अब बक्सर का युद्ध की बात करेंगे 1764 में, ठीक है। अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम अवध और नवाब के सिराजदौला एवं अवध के नवाब सिराजदौला में भगोड़े मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की मुठभेड़ कहाँ पे होती है, बक्सर बिहार में होती है, ठीक है। ध्यान रखें, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, बिल्कुल, ठीक है, हेक्टर मुंडो। इस युद्ध में पराजित होते, उसके बाद होते इलाहाबाद की संधि, बिहार बंगाल उड़ीसा की क्षेत्र की दीवानी, लगान वसूली के अधिकार जाता ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बात करेंगे 1765 में बंगाल में बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू होता है। द्वैत शासन लागू किसने किया, क्लाइव ने किया, ठीक है, बिल्कुल। द्वैत शासन की बात करें, द्वैत शासन का जनक मतलब क्लाइव को कहा, सॉरी किसे कहते हैं द्वैत शासन का जनक,
लियोनिस कार्टिस। कार्टिस को कहते क्या बोलते हैं? लियोनिस कार्टिस को कहते हैं द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्टियस के कहा जाता है, ध्यान में कार्टिस। रखेंगे, ठीक है। किसे कहते हैं? कार्टियस को कहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखेंगे। मिर्जा मोहम्मद कजीम खान किसका था? मीर जाफर का भाई था, ठीक है। ये बिहार का प्रशासन ये भी कुछ समय के लिए किया था। चलिए धीरज नारायण की बात करेंगे। तो धीरज नारायण कजीम खान को पद से हटाकर किस व्यक्ति को, मतलब बिहार का, ठीक है, सूबेदार नियुक्त किया गया? धीरज नारायण। धीरज नारायण का भाई का नाम क्या था? राजा राम नारायण का नाम था, ठीक है। अब पटना में जो व्यापारिक फैक्ट्री जो चला, मिडल्टन जो नेतृत्व कर रहा था, मिडल्टन की जगह पे किसे नियुक्त कर दिया जाता है? टॉमस रम्बोल्ट को। किसे? मिडल्टन की जगह पे कौन आएंगे? टॉमस रम्बोल्ट को। और धीरज नारायण को 1764 से हटाकर किस व्यक्ति को नायब दीवान नियुक्त बनाया जाएगा? शिताब राय को। किसे बनाया जाएगा? शिताब राय को, ठीक है। चलिए शिताब राय 1965 में बना था। हाँ, अब चलेंगे बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन देखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था, ठीक है। सोरा जो था एक प्रकार का मिनरल्स कह लिए, जिससे मतलब बारूद बनाने में काम आता था, ठीक है। क्या बनाने में काम आता था? बारूद बनाने में काम आता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सोरा व्यापार पे किसका अधिकार था? डच व्यापारियों का अधिकार था। किसका था? डच। डच हम कह रहे थे, इसे समझते, नीदरलैंड के लोग को डच कहते हैं। हॉलैंड, नीदरलैंड, डच सब उन्हीं का नाम है, ठीक है। बिहार में अगर बात करेंगे सबसे पहले कौन आया तो क्या बताएंगे? पुर्तगाली। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले की बात की कि बिहार में कौन आया तो पुर्तगाली आया, ठीक है। कौन आया बिहार में? तो सबसे पहले कौन आया? तो बिहार में सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली आया, ठीक है, महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली ने हुगली के जल मार्ग से पटना आया, ठीक है। कहाँ से आया? तो ये मतलब क्या होता है? तो हुगली से मतलब क्या करते हैं? नाव पकड़ते थे और मतलब पटना पहुंच जाते थे गंगा नदी से होते हुए, ठीक है। वही नेशनल वाटरवे कौन सा है जो हुगली से मतलब पटना इलाहाबाद से हुगली तक जाती है? नेशनल वाटरवे पकड़ के गलती से आ गया कि डायरेक्ट सही में आ गया? हाँ, गलती से आ गया कि ये सच में आ गया? तो सही में आ गया। हल्दिया बंगाल में ही पड़ता है ना, वही ना, हुगली। हुगली हल्दिया ही तो समझिए, बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो हल्दिया हुगली से चलेगा तो पटना होते हुए आराम से इलाहाबाद पहुंच जाएगा गंगा नदी पकड़ते हुए। गंगा नदी का ही एक रूप हुगली है। हुगली नदी जो है गंगा नदी का ही रूप है, ठीक है। अंतिम वही समझा जाता है। मतलब समझिए, गंगा उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल में हुगली के पास में जाकर समाप्त हो गंगा जाती है, सागर हुगली वहीं के पे साथ ना? मिलते हुए। हाँ, वहीं पे गंगा सागर भी लगता है, ठीक है। वहां पे हुगली के साथ मिलते हुए जा में कहाँ पे जा जाती है? अरब सागर, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी, बर्तन इत्यादि लेकर आते थे और पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे, ठीक है। तो क्या लेकर आते थे? मसाला, ठीक है, क्या लेकर आते थे? पुर्तगाली अपने साथ क्या लेकर आते थे? ठीक है, मसाला, चीनी मिट्टी, बर्तन इत्यादि लेकर आते थे और वो पटना से क्या थे? सूती वस्त्र लेकर जाते थे, ठीक है। बिहार में डच कंपनी की स्थापना कब हुई? 1632 में। कब हुई? 1632 में। और डच फैक्ट्री की बात करें, वर्तमान स्थिति उसकी क्या है? पटना कॉलेज ठीक है, कौन है तो ध्यान रखेंगे। तो पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत की बात करेंगे तो वही अभी आपका डच फैक्ट्री आपको दिख रही है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863। क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है, ध्यान रखें। तो 1632 में क्या होता है? लाइट आ गया, थैंक यू, बहुत देर से लाइट कटा हुआ था, ठीक है। तो 1632 में क्या हुआ तो ध्यान में रखेंगे, डच कंपनी की स्थापना होती है। डच कंपनी की स्थिति की बात करेंगे तो पटना कॉलेज आप लोग देख रहे हैं, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, उसी का उत्तरी भाग आपको मिलेगा, ठीक है। आप देखें, जॉब चार्नोक को नाम तो आप लोग जानते हैं। जॉब चार्नोक जो था एक शहर का संस्थापक भी माना जाता है। किस शहर का संस्थापक है जॉब चार्नोक? बिल्कुल, कोलकाता का, ठीक है, ध्यान रखिए, कोलकाता का, ठीक है, कोलकाता का था। इसको 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था, ठीक है। तो जॉब चार्नोक जो था पटना फैक्ट्री का प्रधान बना था, कब बना था? 1664 में। 1698 में इसने कलकत्ता को स्थापना किया था। मतलब कलकत्ता ऐसा नहीं था सिर्फ स्थापना करना पड़ा, मतलब कुछ जीरो को तीन राज्य को मिला लिया ठीक है, था ना? हाँ, ठीक है, तीनों को मिलाकर कलकत्ता बना दिया था 1698 में। हाँ, सूतानटी, कालीकट और एक और भी था, क्या नाम था एक का?
कासिम बाजार, मिठाई ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो गोविंदपुर, कासिम बाजार, सुल्तानहाटी सबको मिला के बना दिया जाता है, ठीक है, 1698 में। लेकिन जॉब चार्नोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पटना फैक्ट्री का ये प्रधान भी रहा था। ये फैक्ट्री क्या होता था? फैक्ट्री ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जहां से मतलब समझिए कि इसे कोई सामान का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। फैक्ट्री जस्ट लाइक मतलब क्या होता है, वहां पे सामान जो होता था जमा करते, जैसे मान लीजिए ये सूती वस्त्र खरीद रहा है ब्रिटिश, वेयर हाउस होता था ठीक बच्चों है, का। सोरा खरीद हाँ रहे हैं, वेयर हाउस कह सकते हैं। वो सब खरीदे तो वो एक जगह जमा करेंगे, क्योंकि जहाज पे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब ब्रिटेन ही भेजना है, तो जहाज तो तुरंत एक दिन में तो भरेगा नहीं। तो फैक्ट्री में उसको जमा किया जाता था, जब पूरा फैक्ट्री जब भर जाता था तब जाके उसको जहाज पे मतलब क्या हुआ था, जहाज पे लोडिंग जाके होती उसको थी। मतलब क्या करते थे, डालते थे, ठीक है। जब जहाज जब पूरा परिपूर्ण हो जाता था तब उनको मतलब क्या करते थे, यहाँ से ब्रिटेन ले जाए या फिर कहीं से ले जाते। ये फैक्ट्री जो था एक तरह से सामान को रखने के लिए इकट्ठा किया गया था। बाद में उसको क्या किया गया, बाद में वहां पे इन स्टोर लोगों रूम ने थी, उसको हाँ। फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया, सेना रखना शुरू कर दिया। फोर्टिफाइड इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि इनका कहना था भाई साहब चोर चोर लुटेरे से बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सेना रखना शुरू कर दिया से फैक्ट्री की रक्षा करने के लिए, से हम इसको रक्षा करने के लिए बाहरी लोगों से इसको रख रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे वहां से इन्होंने संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जगह जगह पे इन्होंने मतलब फैक्ट्री स्थापित किया। जो भी फैक्ट्री जहां पर भी स्थापित होगा सब जो था समुद्री, ठीक है, जहां पे समुद्र के किनारे आसपास में या फिर नदी के किनारे, ठीक है। पटना में गंगा नदी था तो वहां पे है। कोई ऐसा शहर में आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगा जिसका संपर्क किसी नदी या फिर समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? बात करेंगे जॉब चार्नक की, बात करेंगे 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया तथा वह इस पद पे 1680 तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चार्नक के अधीन काम किया था, ठीक है। सर जॉन मार्शल की बात करेंगे तो चार्नक जॉब चार्नक के अधीन काम किया था, ठीक है। तो 64 में बना, 1680 में, ठीक है, तक इस पद पे मतलब बना हुआ रहा। बिहार का सूबेदार शाइस्ता खान द्वारा 1680 में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को 1686 में लूटा, ठीक है। ये शाइस्ता खान कौन था? शाइस्ता खान की बात करें औरंगजेब का मामा था। बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ध्यान में रखिएगा। यस, औरंगजेब का। 1680 में क्या होता है, तो 1680 में जब इनके ऊपर जब अंग्रेजी व्यापारी कंपनी के ऊपर जब 3.5% का जो टैक्स लगाया गया तो इससे मतलब नाराज हो जाता है, और यहाँ पे जॉब चार्नोक ने 1686 में, ठीक है, हुगली शहर को मतलब क्या किया, लूटा। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार में बंगाल में व्यापारिक अधिकार दिए, जो कि 1770 में दिए। कब दिए? 1770 में दिया। इसको मतलब बहुत बड़ा व्यापारिक अधिकार माना जाता है, इसलिए गोल्डन 1770 फरमान का। 1770 में इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान, ठीक है, सुनहरा फरमान के नाम से भी जानते हैं, सर गोल्डन ठीक है, फरमान क्योंकि तो यहाँ पे मतलब इनको ये तो शाही फरमान होता है ना आई थिंक। मैग्ना काटा क्या कहते हैं इसको, एक मैग्ना गोल्डन कार्टा मैग्ना जी क्या बोलते हैं इसको, मैग्ना ठीक है। सुनहरा फरमान उधर भी था, मद्रास में भी दिया गया था, ठीक है। मतलब ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। 1717 वाला जो था, जो भी कंडीशन थे सब कुछ जो था ब्रिटिश के फेवर में था, और ये इससे ब्रिटिश को व्यापारी का लाभ जो था बहुत अधिक मिला 1717 में, ठीक है। और इसका नेतृत्व करने वाला यहाँ पे 3-4 लोग गए थे इनसे मिलने, उसमें से एक व्यक्ति का नाम था जॉन सरमन, ठीक है। यहाँ पे फर्रुखसियर जो था एक लाइलाज बीमारी से मतलब पीड़ित था, उसने उसका इलाज किया, इससे प्रसन्न होके, ठीक है, उसने मतलब क्या किया, अधिकार मतलब दे दिए। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोला। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घुसखोरी की प्रथा प्रारंभ हो गई, ठीक है। तो पटना फैक्ट्री को, ठीक है, क्या होता है, 1718 में पुनः खोल दिया गया, ठीक है। और इस दौरान कंपनी के व्यापार में क्या होता है, घुसखोरी की प्रथा मतलब क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। इस सारे कंडीशन को कौन देख रहा होगा, तो ध्यान में रखेंगे ब्रिटिश संसद जो होगा उसको देख रही होगी, ठीक है। और इसी सबको देखने के लिए कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए आगे चलकर पहला अधिनियम जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी में अब क्या हो रही है, कंपनी का व्यापार क्षेत्र बढ़ रहा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब में फैल गया, धीरे धीरे और भी जगह पे एक्सटेंड करेगी, ठीक है। 1760 के आसपास फ्रांसीसी भी यहाँ से भाग जाएगा बांडीवास के बाद, तो और भी ज्यादा एक्सटेंशन होगा। जब और भी ज्यादा जो कंपनी में जब एक्सटेंशन होगा तो धीरे धीरे कंपनी के जो अधिकारी जो करप्ट होते जाएंगे, ठीक है। और वो अपना भी व्यापार पैरेलल में करने रहेंगे। जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब पता चलेगा तो हम लोगों ने इनको व्यापार करने के लिए भेजा था, ये लोग तो अपना ही घर चला रहे हैं, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आएंगे। नवाब अलवर्दी खान के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री को 1750 में पुनः बंद कर दी गई, ठीक है। तो कब बंद कर दी गई पटना का फैक्ट्री को? 1750 में पुनः बंद कर दी गई। लेकिन हॉलवेल के प्रयास से 1755 में पटना फैक्ट्री को फिर से
खोला गया। ठीक है, किसके प्रयास से? हॉलवेल के प्रयास से 1755 में खोला गया। ठीक है, तो 1718 में फिर खोला गया, फिर 1750 में फिर बंद हो गया, और फिर 1755 में क्या हुआ? खुला। एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, पुर्तगाली फैक्ट्री की बात करेंगे, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में शुरू में आई थी, 1632 में आती है, मुख्यतः आप पटना में देखोगे तो क्या चीज का काम पे करती थी? मुख्यतः सूती वस्त्र के उत्पाद करती थी। ठीक है, 1632 डच में तो सूती, ये पुर्तगाली सूती वस्त्र की क्या? डच वाला 1632 में तो डच आता है। 1632 में डच आता, सॉरी 1632 में डच आता, इसका कोई परफेक्ट तारीख नहीं है, इसका है 1651। 1651 में ब्रिटिश है, नहीं इसका पता नहीं दिया हुआ। ठीक है, डच की बात की, इसको नीदरलैंड कहते हैं। ये 1632 में आती है, पटना कॉलेज का जो उत्तरी चलो हिस्सा 1616 जो में वहां पर शायद अपना था पुर्तगाली वाला। पुर्तगाली 1616 में देख लीजिएगा। ठीक है, ये अनाज, सोरे और सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। ब्रिटिश की बात करेंगे 1651 में आते, नील सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। डेन की बात करेंगे तो 1774 में आते सूती वस्त्र। ठीक है, सोरा का व्यापार करने वाला कौन था? तो डच था। सोरा का व्यापार कौन करता था? डच का एक तरह से देखा जाए तो एकाधिकार था। पुर्तगाली लोग मुख्यतः सूती वस्त्र का डिमांड काफी ज्यादा था। बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली, नाम इंपॉर्टेंट है, सैयद हुसैन अली खान, और उसका भाई अब्दुल्ला खान को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इनको शासक निर्माता, नृप निर्माता के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम था? सैयद हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सैयद ब्रदर्स। ठीक है, इनको नृप निर्माता या फिर शासक के निर्माता के नाम से भी जानते हैं। 1763 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी। इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और मीर कासिम की बात करेंगे तो मीर कासिम ने अपने सेना को संगठित करने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली थी। ठीक है, किसकी मदद ली थी? फ्रांसीसियों की मदद ली थी। ठीक है, और जब फ्रांसीसियों की मदद से जब यहाँ पे हराया गया, यहाँ पे पटना के मुख्यतः पटना फैक्ट्री पे हमला किया गया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? जो 148 कैदी जो पकड़े गए थे उन सब की मतलब हत्या करवा दी। इस तरीके से मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इस घटना को पटना घटना हत्याकांड के नाम से जाना गया, जो कि 1763 में हुई थी। ठीक है, जिसमें 148 कैदियों थे, उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, कितने थे? 148। ठीक है, ध्यान में रखना है। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 1770। बिल्कुल, तो ध्यान रखें 1770। ठीक है, 1770 में कब किया गया? तो 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। और लगान परिषद में दो अन्य सदस्य की बात, रॉबर्ट पाल के रॉबर्ट बेंसी टार्ट थे, सॉरी रॉबर्ट पार्क और जॉर्ज बेंसी टार्ट थे। क्या थे? रॉबर्ट पाल और जॉर्ज एवं क्या नाम था इसका? बेंसी टार्ट। ठीक है, तो लगान परिषद का गठन कब हुआ था? 1770 में है। ये तारीख की बात करेंगे तो सन्यासी विद्रोह के लिए 1770 का साल जो होता है जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, 1770 का 1770 में हुआ था ना नोनिया विद्रोह। नूनिया विद्रोह का कोई फिक्स तारीख नहीं है। ठीक है, ठीक है, सन्यासी विद्रोह का केंद्र था 1770 जो था बिहार सन्यासी विद्रोह का क्या था? ठीक है, 1770 जो था सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। अब चलेंगे सर जॉन सौर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया। तो बिहार में जो व्यवस्था जो लागू की गई उसको अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। कॉर्नवालिस ने इसको बिहार में लागू किया, लेकिन ये जो व्यवस्था जो थी सर जॉन सौर की सोच थी, सर जॉन सौर की सोच थी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसको सभी जगह पे लागू किया। कब लागू किया गया बिहार में? 1793 में बिल्कुल, 1793 में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया? तो 1793 में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। ध्यान में रखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है, नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। ठीक है, कौन सा? उप प्रांतपति का पद बनाया गया। ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ करके उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि दी। ठीक है, तो सिताब राय को हटा देता है, उसकी जगह पर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि दी थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने।
अब बिहार में जब देखेंगे अकाल पड़ता है, 1770 में बिहार में अकाल पड़ा, फिर 1783 में अकाल पड़ा, बिहार में 2 बार अकाल पड़ा। तो इसी को देखते हुए इस समस्या के समाधान करने के लिए अनाज भंडारण के लिए 1784 और 86 में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। 2 वर्ष का समय लगता है, 1784 में हुआ था और 1786 में जो होता है इसका निर्माण पूरा होता है। जिस समय पटना गोलघर का निर्माण हुआ उस समय हेस्टिंग्स का शासन था, लेकिन जब निर्माण पूरा हुआ तो उस समय बात करेंगे कॉर्नवालिस का शासन काल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 86 में आपके कॉर्नवालिस हो जाएंगे, 85 तक तो आपको हेस्टिंग्स ही रहते हैं। पटना गोलघर का निर्माण का इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे, क्या नाम था? कैप्टन जॉन गास्टिन। क्या? 93 तक कॉर्नवालिस रहता है ना। कॉर्नवालिस 93 तक रहता है, लेकिन हमने हेस्टिंग्स को बोला, हमने बोला कि जब निर्माण शुरू होता है तो हेस्टिंग्स के काल में शुरू होता है, पूरा होता है कॉर्नवालिस के काल में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे पटना गोलघर का निर्माण का श्रेय की बात करेंगे तो ब्रिटिश इंजीनियर को जाता है, क्या नाम था? कैप्टन जॉन गास्टिन को जाता है। क्या नाम है? कैप्टन जॉन गास्टिन, ठीक है। नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, इतना ही तक करवाते हैं और कल करवाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और नहीं है। हमने हुगली शहर को कब लूटा? हुगली शहर को जॉब 4 नौकरी कब लूटा? 1780 64 में कब लूटा था? 86 1686 में, ठीक है। 86 में। कहानी सुनने से नहीं होगा, कॉपी किताब खोल के उस पर लिखना भी होता है। तो बिहार 10 बार भी पढ़ लीजिएगा, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। एग्जाम में नंबर फिर वही स्थिति हो जाएगी, आधा आधा सही होगा। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण तारीख लगे उसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, छोटा सा नोट्स बनाइए। कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन मतलब क्या करना है ना, देखिए बता देता हूँ, मैं भी करता हूँ ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आप लोग को बता रहा हूँ।